ब्रजेश ने मेरे से शर्ट बदलवा दी। मैंने पहले एक ब्राइट कलर की शर्ट पहनी थी, तो ब्रजेश ने कहा नहीं ये जिटर करेगी, तो मेरी शर्ट बदलवाई गई है। फिर मैंने इनकी पसंद से शर्ट पहनी। ये ब्रजेश की पसंद है, मेरी पसंद हटा दी गई। वनवास रामचंद्र जी का 14 साल का था, मेरा 12 साल का था। तो अब हम महाराष्ट्र संपर्क क्रांति के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और पता लगता है कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई और वो टिकट कैंसिल हो गई है। आप कोई विश्वास नहीं करेगा, मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर ने अपने एक दोस्त को उस वक्त 1972 में फिएट गाड़ी गिफ्ट में दे दी थी। जैसे होता ना राजा माला तोड़ के दे देते थे कि यार तेरे बेटा हुआ है। तो मेरी माँ बताती है, तो हमने उस वक्त मेरे फादर ने एक हरे रंग की मारुति तो होती नहीं थी, फिएट कार खरीदी थी, नई खरीदी थी, 10-20 दिन हुए होंगे। तो मेरे फादर जैसे स्कूटर ख़राब हो गया और वो स्कूटर हमारे घर पे खड़ा है, और मेरे फादर का जो मैकेनिक है वो खान मार्केट में है। तो डिफेंस कॉलोनी से खान मार्केट मेरे फादर मेरे को और मेरे भाई को स्कूटर पकड़ा देते कि चलो बेटा ख़राब स्कूटर लेके जाओ, और हम पैदल पैदल दोनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते मस्ती करते। और आप समझिए डिफेंस कॉलोनी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप, जिसमें कि मेरा हर बार ये प्रयास होता है कि मैं आपको नए नए कलाकारों से मिलाऊं, नई नई सेक्शन से मिलाऊं। और आज मैं जिनसे मिलने आया हूं उनका नाम है राज शर्मा। नमस्ते। नमस्कार। राज जी के बारे में मैं आपको एक जानकारी ये दे दूं कि राज जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं और पिछले 2 दशक से दिल्ली में थिएटर कर रहे हैं और फिल्मों में भी। अगर मैं बात करूं उनकी फिल्मों की, तो उनकी कई प्रमुख फिल्में हैं, जिसमें एक है पीके, तलवार, बजरंगी भाईजान। और अगर मैं फिल्मों का नाम लेने लगूं और टीवी सीरियल्स का नाम लेने लगूं तो मुझे लगता है कि ये एपिसोड इन नाम लेने में ही ख़त्म हो जाएगा। और इसीलिए सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत। राज जी, अगर जैसे आप एक्टिंग करते हैं तो हर इंसान का ये होता है कि अगर जो उसकी हॉबी होती है तो वो कहीं ना कहीं कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होता है जिससे कि उसको ये एहसास होता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा एक इंसिडेंट हुआ होगा जिससे आपको लगा होगा कि हाँ ये आपको इंटरेस्ट इस चीज़ में आया होगा, तो वो क्या था, उसके बारे में अगर आप हमें बताएं तो। एक्टिंग मेरा पैशन मतलब बचपन से ही है। मैं बचपन से ही एक्टर बनना चाहता था। हालांकि ये सफ़र मेरा बहुत जटिल और लंबा रहा। बीच में मैं काफ़ी समय तक थिएटर के एक्टिंग के साथ नहीं था। मैं शायद 3rd क्लास में रहा हूँगा, तब मुझे ये एहसास हुआ कि ये एक ऐसा काम है जो कि मुझे अच्छा लगता है या मैं जो करना चाहता हूँ। पहले मेरी शुरुआत गाने से हुई, सिंगिंग से। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की थी, मैं छोटा ही था बहुत, 3rd या 4th क्लास में होऊंगा। मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब आप गा रहे होते हो तो आपको 500-600 बच्चे और टीचर सिर्फ आपको सुन रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद जो शाबाशियाँ मिलती हैं, जो प्राइज़ मिलते हैं, जो गिफ्ट मिलते हैं, वो बहुत एक फैसिनेटिंग उस तरह की। उसके बाद फिर जब मैं सीनियर सेकेंडरी में गया तो मैं वहाँ लोकल जो रामलीलाएँ, उस टाइम वक्त मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ, तो दिल्ली में रामलीलाएँ बहुत हुआ करती थी। तो 80s और 90s के दौर का वो टाइम ऐसा था कि गली गली में रामलीला होती थी। मतलब अब तो रामलीला, अगर हम आज बात करें तो अब तो रामलीला होती नहीं है। कहीं 10-20 किलोमीटर की दूरी पर कोई एक रामलीला होती है। उस वक्त गली गली में रामलीला होती थी। तो मैं अपनी गली मोहल्ले की रामलीला में काम करता था। और उसके बाद फिर मैं कॉलेज पहुंचा, तो कॉलेज में भी फिर मुझे ड्रामेटिक सोसाइटी से मेरा तारुफ हो गया। ये बात तो हो गई आपके कि ये शुरुआत कैसे हुई और आप कॉलेज में आ गए। कॉलेज में भी आपने एक्टिंग करी, पढ़ाई भी करी। जैसे आपने बताया एवरेज स्टूडेंट थे, तो मैं यहाँ से आपसे ये पूछूंगा कि जैसे फैमिली में ये होता है, हमारे मिडिल क्लास लोगों में ये होता है कि बच्चे ने पढ़ लिया या बच्चा कॉलेज में आ गया तो भाई नौकरी करे। एक्टिंग तो काम क्या करते हो, हर कोई ये पूछता है। एक्टिंग तो ठीक है बेटे, पर काम क्या करते हो, राइट। तो वो चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब आपने भी ये चीज़ फेस करी होगी, और उसके बाद फिर आपने एक्टिंग भी आगे करी, तो ये चीज़ कैसा था ये दौर? मेरे फादर बहुत अगेंस्ट थे मेरे थिएटर एक्टिंग करने के, क्योंकि मेरे फादर वकील थे
और उनका ऑफिस था पटियाला हाउस में और हाई कोर्ट में, और मंडी हाउस पटियाला हाउस के नज़दीक है। तो होता क्या था कि हमारा जो थिएटर का टाइम होता था वो 4-5 बजे का होता था, और उधर कोर्ट में छुट्टी होती थी। तो मेरे फादर के पास काफ़ी सारे, क्योंकि मेरे फादर बहुत रिनाउंड लॉयर थे दिल्ली के, तो बहुत सारे जूनियर्स थे। क्या नाम था? टीसी शर्मा, त्रिलोक चंद शर्मा एक्चुअली में उनका नाम था, और वन ऑफ 90s के दौर के बहुत जाने माने वकील, बड़े वकील, बहुत इंटेलिजेंट वकील से। तो उनके पास काफ़ी सारे जूनियर्स होते थे। तो वो जूनियर्स क्या होता था कि वो पता लगा पटियाला से घूमते पैदल पैदल, कोई ट्रेन से जाता था तिलक मार्ग से, या कोई बंगाली घूमने चला गया, तो मैं वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के आसपास कहीं मंडरा रहा होता था किसी ग्रुप में, लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ, या थिएटर रिहर्सल के लिए आ रहा हूँ जा रहा हूँ। तो वो टाइम जब ऐसा मैच होता तो वो अगले दिन मेरे फादर को जाकर बताते थे कि भाई आपका, हमने बेटे को वहाँ देखा। तो मेरी पिटाई होती थी कि वहाँ क्या करते हो जाकर। तो मैं बोलता था मुझे एक्टिंग करने का शौक़ है। तो मेरे फादर को बिल्कुल, मतलब उन्हें ये था कि पहले पढ़ो, पढ़ाई करके या तो वकालत करो या कुछ और करो, नौकरी करो, लेकिन ये भांडगिरी मत करो। लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसी में था, तो मैं मार भी खाता था, फिर भी मैं चला जाता था, मतलब मैं रिहर्सल पे जाता ही था। और ये सब चीज़ें होते होते फिर मैंने दिल्ली में उस वक्त एक मंडिया हाउस में थिएटर ग्रुप होता था, एक्ट वन, पंडित NK शर्मा उसके जो मतलब डायरेक्टर करता धरता। तो ये मैं 94 से लेके करीब 96 तक मैंने एक्ट वन में करीब काफ़ी सारे नाटकों में काम किया था। उस वक्त वहाँ पर पीयूष भाई थे, आशीष विद्यार्थी, मनोज वाजपेयी, और बहुत सारे नाम जो अब जो स्टार हैं वो जा चुके थे। और मतलब मैंने उस वक्त एंट्री की जब मनोज वाजपेयी साहब की बैंडेड क्वीन आ गई थी। आशीष विद्यार्थी 1942 लव स्टोरी में एक्टिंग का बादल और वो सब उन्होंने वो फिल्में कर ली थी। तो वो अक्सर मतलब इस तरीके के हमारे ग्रुप में रिहर्सल में ऐसे स्टार आया करते थे। जैसे एक बार जो बैंडेड क्वीन में हीरो थे निर्मल पांडे, वो रहे नहीं, आपके उत्तराखंड से ही हैं वो, तो निर्मल भाई एक दिन आ गए रिहर्सल में। अब वो ऐसे लगते थे हॉलीवुड के स्टार हैं, और वो पीते थे बीड़ी। मतलब उनके गोरे चिट्टे लंबे 6 फुट के हैंडसम आदमी, और कंट्रास्ट था कि वो बीड़ी पीते थे। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आते थे। तो उस दौर में मैं एक्ट वन में था। मैंने करीबन वहाँ पर उस वक्त मैंने कोई 5-7 नाटक किए, और उसके बाद अचानक से मेरे फादर की डेथ हो गई। तो मेरा थिएटर वहाँ बिल्कुल खत्म हो गया, एक्टिंग मेरी छूट गई। मतलब मैं ये कहूँगा कि एक्टिंग उस वक्त मतलब बिल्कुल फुल स्टॉप लग गया, इरेज हो गया ज़िंदगी से। मैं भूल गया कि भाई, क्योंकि समस्या क्या थी कि मेरे फादर थे लॉयर, और मतलब वो उनके साथ चला गया। बनिए की दुकान नहीं है कि भाई अब बाप चला गया तो बेटा बैठ जाएगा। तो हमें तो फिर दोबारा से जीरो से शुरू करना था। तो ज़ीरो से शुरू करना था, तो ज़ीरो से शुरू हुआ, तो फिर जॉब करनी ज़रूरी थी। और मैं ऐसा भी मतलब अपब्रिंगिंग ऐसी नहीं थी कि मतलब आप छोड़ करके सब कुछ, घर वालों को एक तरफ छोड़ के, मतलब अपनी माँ बहनों भाई को छोड़ करके आप बॉम्बे ही चले जाओ, या आप थिएटर ही छोटी छोटी नौकरियाँ की। और फिर अच्छा होता क्या है कि ये जॉब स्टेबल तो होती नहीं है। और फिर कभी कहीं आप लिवाइस में चले गए, कभी आप बेनेटॉन में चले गए, फिर आप वाटर प्यूरीफायर बेच रहे हो। तो मैंने ऐसी बहुत सारी, उसके बाद मेरा भाई जो है मुझसे 3 साल छोटा है, वो अब वो वकील है, तो मैं एक्टर हूँ। तो वो उस वक्त उसका ये था कि उसको लॉ करना है, और उसने एक बिज़नेस स्टार्ट करने की बात आई कि अपना धंधा कुछ, अपना काम कुछ, क्योंकि नौकरी आप कब तक करते रहोगे। और जैसे वो अक्सर कई बार जिक्र करता था, तो मतलब बात होती थी, तो वो अक्सर जिक्र में वही कहता था कि कल को जब तेरी शादी हो जाएगी, तेरे बच्चे होंगे, तेरे बच्चे क्या बोलेंगे कि हमारे पापा सेल्समैन है फलानी दुकान पे, या ज़्यादा से ज़्यादा मैनेजर हो जाओगे। तो वो कहता था कि मतलब ये कि अपना धंधा हो, कुछ ऐसा बिजनेस कि हाँ, तो ये कि तो कैसे, चाहे भले छोटी सी दुकान हो, छोटी सी फैक्ट्री हो, लेकिन ये क्या भाई बिजनेस है अपना। तो नाम तो अच्छा सोसाइटी में ये होता है ना कि भाई आदमी नाम क्या है, तो वही, तो फिर वो बिजनेस शुरू किया। राज जी, अगर आज आप अपने फादर के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? कुछ मेमोरीज ऐसी होंगी या कोई ऐसी बात होगी जो आपके दिमाग में आती हो? मेरे जो ज़िंदगी रही है ना, वो बहुत ही, मैंने बहुत स्ट्रगल किया लाइफ में, बहुत स्ट्रगल।
मेरे इनिशियल वक्त जो था वो वैसा वाला था कि मैं बहुत एक संपन्न परिवार में पैदा हुआ। मतलब ऐसा है, आप कोई विश्वास नहीं करेगा, मतलब जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे फादर ने अपने एक दोस्त को उस वक्त 1972 में फिएट गाड़ी गिफ्ट में दे दी थी। जैसे होता ना राजा माला तोड़ के दे देते थे कि यार तेरे बेटा हुआ है। तो मेरी माँ बताती है, तो हमने उस वक्त मेरे फादर ने एक हरे रंग की मारुति तो होती नहीं थी, फिएट कार खरीदी थी, नई खरीदी थी, 10-20 दिन हुए होंगे। तो मेरी माँ जब मतलब हॉस्पिटल में जब मैं पैदा हुआ तो मेरे फादर कहीं कोर्ट में थे, और तो मेरे पापा का दोस्त शायद वो हॉस्पिटल में था, माँ के लेके गया होगा, जो जैसा भी रहा होगा, तो उसने जाकर के मेरे फादर को बताया कि भाई ऐसे ऐसे, तो मेरे फादर ने वो गाड़ी दे दी उसको गिफ्ट में। तो मैं ऐसे फैमिली में पैदा हुआ। और फिर एक ऐसा फेज़ आया कि जब मेरे फादर की डेथ हो गई तो मतलब फिर सब कुछ ज़ीरो हो गया, मतलब बिल्कुल ज़ीरो हो गया। जब हम छोटे थे, मतलब मैं अक्सर एक चीज़ बोलता हूँ कि मैं इतना संघर्ष, तो मैंने ऐसा संघर्ष देखा है, तो मैं जब वो संघर्ष के बारे में सोचता हूँ, मैं संघर्ष में क्यों उस पर सक्सीड हो पाया, या मैं कहाँ से मेरे अंदर वो एक ताकत आई, पॉजिटिव एनर्जी, जो वो एनर्जी कहाँ से रही। तो वो जब मैं अपने बचपन में जाता हूँ तो मेरे फादर जैसे स्कूटर ख़राब हो गया, और वो स्कूटर हमारे घर पे खड़ा है, और मेरे फादर का जो मैकेनिक है वो खान मार्केट में है। तो डिफेंस कॉलोनी से खान मार्केट मेरे फादर मेरे को और मेरे भाई को स्कूटर पकड़ा देते थे कि चलो बेटा ख़राब स्कूटर लेके जाओ, और हम पैदल पैदल दोनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते मस्ती करते। और आप समझिए डिफेंस कॉलोनी से खान मार्केट का करीबन 4 किलोमीटर होगा। हम पैदल पैदल लेके जाते थे स्कूटर, वहाँ जा कर के हम स्कूटर ठीक कराते थे, फिर उस स्कूटर को चला के फिर पटियाला हाउस लेके जाते थे, फिर पापा के पास छोड़ के आते थे, फिर वहाँ से फिर हम पैदल या बस में उस तरीके से जाते हुए हम वापस फिर घर पहुँचते थे, या हम जहाँ भी हम घूमना लोधी गार्डन तो ऐसे ही मेरे फादर उस टाइम पे, अब तो कंप्यूटर, पहले तब टाइपराइटर होती थी, तो मेरे फादर की टाइपराइटर कभी ख़राब हो गई, तो वहीं कॉलोनी में ही मार्केट में एक टाइपराइटर ठीक करने वाले थे, तो मेरे फादर उठाते टाइपराइटर लेके जाओ और इसको ठीक करा के लाओ। तो वहाँ हम टाइपराइटर, तो अब समझिए कि 12-14 साल का एक इंसान 10 किलो का कि वो टाइपराइटर करीब 10 किलो या 8-9 किलो का अप्रॉक्स इतने हो, तो उसको लेकर के बेसिक पुराने वाले, हाँ जी वो बड़ी टाइपराइटर लोहे के जो जी। तो वो मैं और मेरा भाई आधे आधे रास्ते के, थोड़ी देर तू पकड़ ले, थोड़ी देर मैं पकड़ लूँ, फिर अच्छा मैं थोड़ा सा चालाक बनता था, मैं क्या करता था, अच्छा 2 कदम और चलना, अच्छा वहाँ तक उस दुकान तक ले चल, फिर मैं पकड़ लूँगा, और तब तक क्या होता था कि दुकान आ जाती। तो वो जो मतलब वो जो उस तरीके की चीज़ें थी ना, उन्होंने मुश्किल निकलने का और फिर वो जो स्ट्रगल, मतलब आपको डाल दिया एक सिचुएशन में, भाई अब कैसे भी करना है। अब इसको चाहे 10 बार सड़क पे रख के चल के लेके जाओ 2-2 कदम, या फिर आधा लेके चलो, जैसे वो उस चीज ने जिंदगी में बहुत सिखाया। मतलब ये चीज आपको लाइफ में एक सीख होती है, हाँ, जो आपको उस टाइम पे आपको समझ में नहीं आती, उस हाँ, लेकिन बहुत बोझ लगती है, और ये आपको पूरी जिंदगी आपके ये अब आज एटीट्यूड आपका बन जाता है। आज मैं जो सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, मैं आज जब मैं आज ये बात सोचता हूँ तो मुझे अब समझ में आती है कि यार ये कितनी जबरदस्त सीख थी मेरे लिए, कि मतलब मेरे साथ लाइफ में बहुत कुछ हुआ है, मतलब बहुत कुछ हुआ है मेरे मतलब घर में कोर्ट केसेस और वो सब चीज़ें, प्रॉपर्टी आपको पता है ये सब, और फिर एक्टिंग का स्ट्रगल एक अलग रहा, कभी नौकरी है कभी नहीं है, कभी पैसे हैं कभी नहीं है, लेकिन मैं कभी मतलब उस तरीके से कभी वो घबराया नहीं कि यार अरे यार ऐसे ठीक है सिचुएशन से निकल जाएंगे। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि आपके फादर ने एक आपके अंदर एक सोच डाली कि अगर आपके पास कोई काम है या कोई मुश्किल काम है तो आपको वो काम पूरा करना है। हाँ, तो कैसे करोगे वो आपको खुद देखना। मतलब ये नहीं कि उस काम को आपको उस सिचुएशन में इसलिए डाला गया कि आप उस सिचुएशन से भाग नहीं सकते, क्योंकि हाँ। वो उनको मतलब ये एहसास होगा कि बच्चों को वो खुद भी जा सकते थे, ऑटो करके भी खुद भी अपना स्कूटर भी ले जा सकते थे, या वो जो टाइपराइटर आप बता रहे हो वो ले जा सकते थे, बट उन्होंने आपको उस सिचुएशन में इसलिए डाला कि लाइफ में ये चीज इनको आगे काम आएगी। वो मैं आज सोचता हूँ, आज मुझे समझ में आता है कि हाँ वो कितनी। और अगर राज जी मैं यहाँ पर आपसे पूछूं कि आपका ये वनवास जो था वो ख़त्म कब हुआ और कैसे फिर नई शुरुआत कैसे हुई? वनवास रामचंद्र जी का 14 साल का था, मेरा 12 साल का था। मेरे फादर की डेथ के बाद मैं मतलब एक्टिंग थिएटर छोड़ ही दिया था,
ऑलमोस्ट इरेज ही कर दिया था। बीच में क्या हुआ कि मेरे भाई को क्योंकि उसका इंटरेस्ट लॉ में था, तो उसने बीच में करीबन 2-3 साल बिज़नेस में साथ में इन्वॉल्व रहने के बाद उसने फिर बोला कि भाई मैं तो लॉ करूँगा और बिज़नेस अब तू संभाल। तो मैं बिज़नेस मेरे हाथ में आ गया। बहुत बड़ा काम नहीं था, छोटा सा ही काम था, हम बड़ी मेहनत से करते थे और ठीक ठाक कमाई भी कर लेते थे। फिर धीरे धीरे ना मेरा मन भी मतलब उचटने लगा उस एक तरीके की ज़िंदगी से, क्योंकि मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं वैसे तरीके का इंसान नहीं हूँ। तो मैं फिर करीबन 2000 में हमने बिज़नेस शुरू किया, फिर 2004, 2006 के दौरान मुझे वापस से पता नहीं क्यों एक्टिंग, किताबें, अपना मतलब अपने बचपन की बातें, वो सब एकदम से वापस से मुझे याद आने लगी। मैं वो सब फिर से मतलब उस क्या बोलते हैं उसमें चला गया, नॉस्टैल्जिया में। तो जब 2007 में मैं 7 और 6 के दौरान 2008 के दौरान जब मैं मंडी हाउस पहुंचा, तो मैंने देखा वो स्ट्रक्चर बिल्कुल मतलब जो पहले मेरे 90s में जो तरीका होता था वो सब बदल चुका था। श्री राम सेंटर बेसमेंट बंद हो गया था। श्री राम सेंटर बेसमेंट की जगह वहाँ पे रेपेट्री चल रही थी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में रेपेट्री थी, और रेपेट्री आ गई थी, और ड्रामा स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी सिनेमा के अंदर बॉलीवुड में बहुत सारा काम कर रहे थे। मेरे वक्त के जितने भी मेरे साथ के जो थिएटर के दोस्त या थिएटर के जो लोग थे, वो सब फिल्म इंडस्ट्री में जा कर के और एक अच्छे खासा मतलब मुकाम बना चुके थे। और मैं एक्ट 1 मैंने पंडित जी से फिर मुलाकात करने मतलब बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने सीधा बोला भाई मैंने तो थिएटर छोड़ दिया है और मैं अब थिएटर वेटर करता नहीं हूँ, और तुझे करना है तो देख ले, यहाँ बहुत सारे। ऐसे करते करते मैं अरविंद गौड़ हैं, अस्मिता थिएटर जो चलाते हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। मैं उनको पहले से जानता था। एक्ट 1 ज्वाइन करने से कुछ समय पहले मैंने उनको कुछ 20-1 दिन के लिए मैंने ज्वाइन किया था। तो फिर मैं छोड़ के वहाँ से एक्ट 1 में चला गया, और जब फिर मैं अरविंद गौड़ जी से मिला तो मैंने उनसे कहा कि मैं थिएटर करना चाहता हूँ। तो मेरे जहन में ऐसे फिल्म का ऐसा कोई ख्याल नहीं था, मतलब मैं एक्टिंग करना चाहता हूँ, और कि मैं बम्बई जाऊँगा या मैं फिल्मों में काम करूँगा, ये मेरे पास मतलब मैंने सोचा ही नहीं था। तो मैं अरविंद जी से मिला, अरविंद जी के साथ मैंने थिएटर करना शुरू किया। ये बात है 2008 की, तो करीबन 12 साल का गैप। 2008 में मैं फिर से वापस थिएटर में एक्टिव हुआ, और 2010 तक मैंने उनके साथ काम किया। एक दिन ऐसे ही चाय पीते हुए शाम को रिहर्सल के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हारा इरादा क्या है, मतलब तुम क्या करना चाहते हो आगे। तो मैंने कहा सर मैं थिएटर करना चाहता हूँ ना। तो उन्होंने ऐसी बातों बोला कि अरे तू बम्बई क्यों नहीं जाता। तो मैंने कहा सर मैं देहरादून नहीं गया, बम्बई जाने की बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे बस की नहीं बॉम्बे जाना, बॉम्बे बहुत दूर है और मुझे नहीं लगता कि मैं बम्बई जा पाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम बॉम्बे जाओ, तुम्हें काम मिलेगा। मैं हंस पड़ा इस बात पे, मतलब मुझे अरे मैं कौन कहाँ क्या काम मिलेगा, ऐसे कैसे काम मिल जाएगा ये करके। खैर फिर उनकी बात मेरे दिमाग में कहीं एक मतलब होता ना बैठ जाती है। तो मैंने फिर ऐसे ही एक बार एक दोस्त बम्बई जा रहा था, कुछ दोस्त पहले बॉम्बे पहुंच गए थे जो साथ में अस्मिता में थिएटर कर रहे थे। एक दोस्त ने वहाँ घर खरीद लिया, तो उसने कहा भाई मेरा घर है, जब मर्जी आ जाओ। और तो एक दोस्त ने प्लान किया कि वो बम्बई जा रहा है। तो ऐसे ही बातों में मेरी उससे फ़ोन पे बात हुई, तो उसने कहा मैं तो बॉम्बे जा रहा हूँ, फलानी तारीख की मैं टिकट बुक करा रहा हूँ और मैं बम्बई जा रहा हूँ। तो मैंने उससे पूछा भाई बॉम्बे जाके करेगा क्या। बोला करेगा मैं क्या करूँगा, घूम के देख के तो आऊँ क्या है। तो वहाँ से वो क्यूरियोसिटी मेरे अंदर भी आई। मैंने कहा चल यार मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो जी हमने टिकट बुक करा ली। अब टिकट बुक कराई हमने इंटरनेट के थ्रू हमने टिकट बुक कराई, और उसमें होता क्या है कि अगर वो टिकट कंफर्म नहीं होती तो वो कैंसिल हो जाती है। तो अब हम महाराष्ट्र संपर्क क्रांति के प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और पता लगता है कि हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई और वो टिकट कैंसिल हो गई। अब हमारे पास बैग हैं, रात को 9:30 बज चुके हैं, घर पे मैं बता के आ चुका कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ, और मेरा दोस्त भी बता के आ चुका। तो अब प्लान हुआ भाई, मैंने एक बार को मैंने कहा भाई मैं वापस जा रहा हूँ यार, कोई बात नहीं फिर अगली बार देखें। तो उसने कहा भाई मैं तो जाऊँगा। तो मैंने कहा कैसे जाएगा। उसने बोला कि मैं लोकल ट्रेन, मतलब जो लोकल डब्बा होता है, मैं तो जनरल से जाऊँगा। तो मैंने कहा यार जनरल में तो बैठने का कोई जुगाड़ ही नहीं बनेगा, कैसे।
तो कहा भाई मैं तो जाऊँगा। खैर हमने दिमाग लगाया तो हमने कुली से बात की। कुली ने हमारे को, जनरल की हमने टिकट खरीदी, कुली ने हमारे को 200 रुपये एक्स्ट्रा लेकर के उसने हमें जनरल में सीट दिलवा दी। अब हम अपना बैग वैग लेकर के सीट जनरल उसमें बैठ गए और पहुंच गए बॉम्बे। और बॉम्बे जा कर के मेरे साथ जो हुआ, मतलब वो अनबिलीवेबल था कि हम बम्बई उतरे हैं, बॉम्बे पहुंचे, हमने दोस्त के घर पे जाके अपना बैग वैग रखा फ्रेश होने के लिए। तो वो दोस्त, तो वहाँ एक कल्चर है कि आप ऑडिशन देने जाते हो, मतलब जैसे फिल्मों में आपको काम करना है तो आप काम ढूंढने जाते हो। तो वो ऑडिशन पे कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने कहा यार तुम भी चलो, यहाँ पर ही क्या करोगे। तो हम अपने दोस्त के साथ गाड़ी में बैठे और एक जगह, मतलब बम्बई मेरे लिए बिल्कुल नया, मुझे नहीं पता वो काम, मुझे नहीं मालूम वो कौन सी जगह थी, वो लोखंड वाला था या वो आराम नगर था या वो महाडा के फ्लैट्स थे। वो कहीं एक जगह पे हमें ले गए, हम वहाँ पे खड़े हुए हैं और हम करीबन 4-5 लोग थे और वहाँ और 10-12 लोग खड़े हैं और वहाँ एक हाथ उठा के पूछते थे डू आई फिट। तो अब मैंने देखा दूसरे बोले डू आई फिट, तो मैंने ऐसे पूछा डू आई फिट, तो उन्होंने बोला अच्छा। फिर उसके बाद जो सामने वाला बंदा जो कास्टिंग, बेसिकली जो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर या कास्टिंग एजेंसी होती है, जो वो प्रोडक्शन हाउस के जो लोग होते हैं, वो पूछते हैं हाँ तुम रुक जाओ, नहीं तुम नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हुआ, तो उन्होंने कहा तुम रुक जाओ। उन्होंने मुझे रोक लिया, मैं रुक गया। उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट दी, मैंने वो ऑडिशन किया, वो जैसा तैसा ऑडिशन हुआ और हम वहाँ से ऑडिशन दे के निकले। और मेरे किसी दोस्त को नहीं रोका, सिर्फ मुझे रोका। हम 4-5 लोग थे, सिर्फ मुझे रोका, बाकी किसी को नहीं रोका। तो उन्होंने बोला कि ठीक है तू ऑडिशन दे के दूसरी जगह वहाँ आ जाना, नीचे मिलना गाड़ी के पास, हम फिर तेरे को हम ले लेंगे। मैंने ऑडिशन दिया और उसके बाद उस रात को 11 बजे मुझे कॉल आता है कि कल आप शूट कर रहे हो। आप समझिए एक एक्टर जो बम्बई पहुँचा है और उसको एकदम से काम मिल जाए तो वो क्या सोचेगा कि भाई बम्बई तो मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो मुझे एक सीरियल था बच्चों का, बेस्ट ऑफ लक निकी, तो उसके एक एपिसोड में एक छोटा सा रोल मिला पेशेंट का, मैंने वो किया। उसके बाद फिर मुझे कुछ 1 और 2 शो में कुछ वैसे कि जैसे क्राइम शो होते हैं, तो उसमें कि हाँ जी मैंने देखा था चाकू इसके हाथ में था और इतना सा डायलॉग मिला। तो ऐसे करीब 4 महीने में बम्बई में। राज जी, ये तो आपने जो अपने सफ़र बताया है, जो जर्नी है, बहुत अच्छी है। जनरली हमने देखा है कि लोगों को सालों लग जाते हैं स्टार के साथ काम करने के लिए। और अगर मैं बड़े पर्दे की बात करूं तो आपने आमिर के साथ काम करा, आपने दूसरी फिल्म सलमान के साथ करी, पहली फिल्म आमिर खान के साथ करी, दूसरी फिल्म सलमान खान के साथ करी, और आपने अमित जी के साथ भी काम करा, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, इतने सारे लोगों के साथ काम करा। तो ये जो पहली फिल्म आपको कैसे मिली और उसके बाद ये सफ़र आगे कैसे बढ़ा? मैं जैसे मैंने बताया कि मैं बम्बई था, फिर छोटे छोटे सीन्स मुझे मिलने लगे तो मैं वो करने लगा। 2-3 मैंने ऐसे काम किए। उसके बाद एक जहन में ये आया कि यार इतना सब कुछ छोड़ कर आया हूँ और सिर्फ ये बोलने के लिए कि हाँ मैंने देखा यही खूनी है टीवी सीरियल में या कहीं किसी एक यार ये तो नहीं करना। और फिर एक ऐसा गैप भी आया बम्बई में, एक तो वो कि जो पहले दिन जाते ही आपको काम मिल गया, और एक उसके बाद ये कि एक लंबा गैप आया, महीने 1.5 महीने, इसमें कोई काम ही नहीं मिला। तो मुझे मेडन ओवर हो जाते हैं। हाँ, जब मेडन ओवर हो गया तो वो मेडन मंथ चला गया, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि नहीं यार मैं शायद गलत जगह प्लेस हो गया हूँ। तो मैं वापस आ गया। मैं बम्बई से दिल्ली वापस आ गया। मैं वापस आ गया और मैं फिर वापस से थिएटर में इन्वॉल्व होना है, ये करना। तो एक किंगडम ऑफ ड्रीम्स है गुड़गांव में, जहाँ पे जंगूरा और झुमरू प्रोडक्शन होती थी, अभी तो बंद हो गया है। तो झुमरू के ऑडिशन चल रहे थे उस वक्त, 2011 की ये बात है। मैं बम्बई से वापस आ गया और मैं इधर उधर थिएटर में कुछ देख रहा था और फिर पता लगा कि झुमरू में ऑडिशन चल रहे हैं। तो मैंने झुमरू का ऑडिशन दिया और मैं उसमें सेलेक्ट हो गया, जो मेन हीरो है उस हीरो के बाप के रोल के लिए। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, हमारी रिहर्सल शुरू हो गई। फिर उसके बाद 2012 में वो शो लॉन्च हुआ, तो बड़ी प्रोडक्शन, बड़ा बैनर, किंगडम ऑफ ड्रीम्स और वो सब चीज़ें। तो ऐसा माना जाने लगा कि दिल्ली में जो किंगडम ऑफ ड्रीम में काम करता है वो अच्छा एक्टर काम करता है। तो
मेरा एक दोस्त है आकाश डबास, वो एक कास्टिंग एजेंसी है, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी, वो उनके साथ काम करने लगा। तो वो दिल्ली आए एक फिल्म की कास्टिंग करने के लिए। तो मेरा दोस्त जो आकाश, वो थिएटर का दोस्त था मेरा, वो दिल्ली आए कास्टिंग करने के लिए। फिल्म का नाम पीके, और आमिर खान की फिल्म है। राजू हिरानी इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। आमिर खान 3 इडियट्स के बाद उसके साथ राजू हिरानी का दोबारा से काम कर रहे हैं। तो क्योंकि वो दोस्त था, मैं रोज़ाना, वो लोग बंडी हाउस में श्रीराम सेंटर में ऑडिशन कर रहे थे, और हमारा रोज़ाना का मिलना जुलना होता ही था अमूमन, जो हमारा मंडी हाउस का जो कल्चर है। तो मैं अपनी गाड़ी खड़ी करके मेट्रो से गुड़गांव जाता था, तो फिर वापस आते हुए गाड़ी लेते, तो वो उस वक्त तो वो फ्री हो जाते थे, तो हम लोग बातचीत करते थे। तो एक दिन ऐसे बातों उसने मुझसे कहा कि भैया आप ना ऑडिशन दे दो। मेरे से उम्र में बहुत छोटा है वो, तो भाई आप ना ऑडिशन दे दो, और मैं ना इस ऑडिशन को राजू हिरानी को दिखाऊंगा ज़रूर, उसने ऐसे करके बोला। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने ऑडिशन दिया, तो उसमें ऑडिशन वो वाला सीन है ना जो पीके में, जो जिसमें वो एक बंदा शेव कर रहा होता है और आमिर खान उसके पजामे में हाथ डाला, तो वो उस तरीके का कुछ इम्प्रोवाइजेशन था कि भाई एक बंदा है और वो तुम्हारे को गाली देगा, वो तुम्हें परेशान करो, तुम्हें उसमें माँ बहन की गालियाँ देनी है। तो जो वो दिल्ली का एक जो कल्चर है कि लाउड कर देना, ऐसे कर देना, वैसा कर देना, तो मैंने वो ऐसा कुछ एक ऑडिशन दिया। तो वो जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबड़ा, उन्होंने भी वो उस वक्त वहीं पे बैठे हुए थे। तो उन्होंने जैसे बीच में उन्होंने रोक के कहा, अरे यार इसको ना वैसे मत करो, ऐसे करो इसको। तो उन्होंने कुछ और एक इम्प्रोवाइज उसमें करवाया, तो वो हुआ। उसके बाद उन्होंने बोला कैसे तू अपनी शर्ट उतार दे, तूने बनियान वनियान पहनी अंदर? तो मैंने कहा हाँ मैंने पहनी। तो बोले हाँ शर्ट उतार दे। तो शर्ट उतार दी, जीन्स को फोल्ड करके थोड़ा ऊपर ऊपर कर लिया, एक हाँ कुछ मतलब वो गमछा वमछा बांध के इस तरीके से कुछ इम्प्रोवाइज किया, और फिर वो ऑडिशन किया। वो ऑडिशन मेरे दोस्त ने मतलब वो फिर वो जैसा प्रोसेस होता है वो ऑडिशन डायरेक्टर को दिखाया गया, और पता लगा कि मैं फिल्म कर रहा हूँ, और मेरा एक सीन है फिल्म में जो कि आमिर खान के साथ है। तो पहली फिल्म आमिर खान जिसको कि मैं बचपन से मतलब मेरे सामने ही वो लॉन्च हुए थे, और उस वक्त मैं उस टीनेज में था, 15, 16, 17 साल का, जब इस टाइम पे लड़कों के एक बटन खुल जाता है, बालों में तेल लगना छूट जाता है ना, मूछें काटनी शुरू हो जाती है। तो वो वाला दौर था। तब से मैं आमिर खान का फ़ैन, और मैं अभी भी फ़ैन हूँ उनका। तो आमिर खान के साथ सीन करना ऐसा रहा कि भाई उनको थप्पड़ मारना है। अब राजू हिरानी मतलब अब शूटिंग का दिन आ गया, शूटिंग में राजू हिरानी कहने लगे कि अरे राज जी एक काम करना, उसको आमिर को थप्पड़ मारना, तो बिंदास थप्पड़ मार देना। तो मैंने कहा सर मतलब आप आमिर खान को मैं थप्पड़ मारूंगा? मतलब आप उस बंदे ने मतलब मेरे लिए मतलब आमिर खान भाई बहुत बड़ा स्टार है। तो उन्होंने कहा नहीं बिंदास, वो पीके है, उसको मार देना। तो मैं अब खैर शॉट हुआ। अब वो जैसे आप मेरे बगल में आके बैठे हो, तो जितना मैंने 12-15 साल जो थिएटर वेटर किया हुआ था, वो जब आके बैठे और मेरे सब डायलॉग वायलॉग सब ब्लैक जीरो और मैं मतलब अंदर से मैं ऐसे कांप रहा हूँ। तो वो मेरा जब जैसे वो सीन है तो वो डायलॉग हो गया, सब कुछ हो गया। तो मेरा जब आया तो मैं ऐसे उल्लू की तरह ऐसे बैठा हूँ, और डायरेक्टर ने बोला अरे राज जी क्या हुआ? तो मैंने कहा सर मैं भूल गया। तो फिर मैंने आमिर खान को कहा सर, मैंने कहा सर आप को देख के मेरे सब दिमाग से। तो उन्होंने कहा अरे नहीं होता कोई बात नहीं, चलो रिहर्सल करते हमने वो सीन किया। वो सीन फिर वो बाद में वो सीन बड़ा हिट हुआ। फिर उसके बाद मुझे उसी कास्टिंग एजेंसी से एक ये फिल्म मिली बजरंगी भाईजान, उसमें मैं सलमान खान के साथ। तो ऐसे ही करते करते मतलब मैंने पीके की, बजरंगी भाईजान की, फिर काबिल की ऋतिक रोशन के साथ, बजरंगी भाईजान सलमान खान के साथ। तो ऐसे करते करते मेरे पास ना बहुत सारे ऐसे ऑफर आने लगे कि अरे एक चाचा जी हैं, एक मामा है, एक कंडक्टर है, एक डॉक्टर है, जैसे तलवार में मैं डॉक्टर बना हूँ। तो इस तरीके के एक सीन दो सीन इस तरीके के काम आने लगे। तो ऐसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। ये फिल्म है हीरो, सलमान खान ने प्रोड्यूस की थी, और उनके ने सुनील शेट्टी की बेटी अथाया शेट्टी और सूरज पंचोली इसमें थे। तो वो मुझे फ़ोन आया कि भाई कैसे से एक दुकानदार का कैरेक्टर है, हीरो हीरोइन तुम्हारे पास आते हैं और तुम जो है उनसे बातचीत करते हो, तो तुम्हारे डायलॉग उनके साथ है। तो जी ठीक है, शिमला में शूट होगा। तो उससे पहले मैं पहाड़ों में मतलब मैं हरिद्वार से आगे गया नहीं था, बम्बई गया था। या मैंने फिर थिएटर में बहुत इंडिया टूर किया, लेकिन मैं पहाड़ों पे नहीं गया था। तो मैं अरे वाह शिमला में शूट है यार, शिमला में बड़ा एक्साइटिंग
तो वहाँ जब मुझे प्रोडक्शन से फ़ोन आया तो मैंने उनसे पैसे पूछ लिए कि भाई मुझे कितना पैसा मिलेगा। तो सामने से बंदे ने मुझे बोला कि भाई तू शाहरुख खान है क्या? तो मैंने कहा मतलब? तो बोला पैसे तो शाहरुख खान पूछता है, तू पैसे क्यों पूछ रहा? तो भाई मैं वहाँ मेरे को एकदम से मेरी ईगो हर्ट हो गई। तो मैंने कहा मैं ये फिल्म नहीं करूँगा। फिर उसके बाद मुझे ऐसा फिर मुझे लगा कि यार मैं एक एक दो सीन ही करता रहूँगा ज़िंदगी भर। फिर मैंने मना करना शुरू किया। फिर मुझे कोई फ़ोन आता था तो मैं कहता था यार भाई एक सीन नहीं करूँगा यार, एक सीन बहुत होगा। मैंने करीबन 17-18 फिल्में की हैं जिनमें मैंने एक एक सीन ही किए हैं। और मेरे साथ तो ऐसा भी होने लगा था कि हफ्ते में 2-2 फिल्में रिलीज हो रही, जिसमें मैं दो फिल्में रिलीज हैं और उनमें दोनों में मैं हूँ। ऐसा बात तो ये हो गई है, फिल्मों में आप इतना काम करा, इतने लोगों के साथ काम करा, और वो जो आपका एक्सपीरियंस है वो एक आपने शेयर करा कि एक पॉइंट यहाँ पर ऐसा आता है कि जब एक समय तो ऐसा होता है कि मैं फिल्मों में आऊँ, पर्दों पे दिखूँ, पर्दे पे दिखूँ 70 में, फिर आप दिख रहे होते हो, पर फिर उससे आप मतलब जिसे बोलते हैं ना चाह बढ़ जाता है। हाँ। पर्दे पे तो दिख रहा हूँ, हाँ। पर मेरा जो ड्यूरेशन है बहुत कम है, राइट। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप वेब सीरीज में शिफ्ट हो गए। वेब आने के बाद मतलब वेब सीरीज का जो आप शिफ्ट हुए हो, और वेब सीरीज में जो आपने इतनी वेब सीरीज करी है, पाताल लोक, जिसमें आपने हम बातचीत में आपने मुझे बताया था कि पाताल लोक में आपका जो सीन है वो बहुत अच्छा है। फिल्मों के साथ साथ फिर OTT आ गया। OTT ने बहुत सारा, मतलब हम जैसे एक्टर्स को तो OTT ने बहुत ज़्यादा स्क्रीन स्पेस दिया है, और मतलब बहुत सारा काम भी मिलने लगा है। मैंने 1-2 वेब सीरीज़ दिल्ली क्राइम कर ली थी। उसके बाद मैंने पाताल लोक करके एक सीरीज़ के बाद ये मोहर लगी कि मैं अच्छा एक्टर भी हूँ। तो जैसे आपने कहा ना कि जैसे कहते हैं ना कि चाह बढ़ जाती है कि अब एक एक सीन कर रहा हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो और मिले। तो उसके बाद पाताल लोक हुई, और पाताल लोक का एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पाताल लोक में मतलब मेरा काम बहुत सराहा गया। मैंने पाताल लोक रिलीज़ होने के करीबन 4 दिन तक मुझे इतने फ़ोन्स और मैसेजेस आए, और लोगों ने ये तक भी बोला, बहुत सारे दोस्तों ने या बहुत सारे ऑडियंस में जैसे वो कि उन्होंने कहा हमने आपको बहुत जगह देखा है, लेकिन हम ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि आप इस तरीके का काम, इस तरीके की परफॉर्मेंस आप कर जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं, जैसे संजय मिश्रा जो एक्टर हैं सर, वो उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहीं पे कहा था कि जो एक्टर होने का सबूत या एक्टर होने का ठप्पा जो है वो आपको ऑडियंस देती है। तो वो ठप्पा आप मुझे पाताल लोक के बाद मिला कि हाँ ये अच्छा एक्टर है। उसके बाद फिर मैंने कैंडी की है, ग्रहण की है, ग्रहण में भी मेरा काम बहुत, कैंडी। उसके बाद मैंने करीबन 12-14 वेब सीरीज़ में काम किया है। अमेज़ॉन प्राइम की अभी मेरी एक जुबली करके वेब सीरीज़ आने वाली है। अभी कुछ हफ्ते पहले गिल्टी माइंड्स रिलीज़ हुई है। MX प्लेयर पे मत्स्य कांड है, और नेटफ्लिक्स पे एक फ़िल्म है दिल्ली क्राइम है नेटफ्लिक्स पे। और उसके अलावा मैंने मेरी अभी एक सीरीज़ मैं अभी रिसेंटली करके आया हूँ, यशराज की पहली डिजिटल प्रोडक्शन है वो है। अब जब ऐसे फिर मुझे मतलब 4 सीन, 5 सीन, 10 सीन, फिर एक होता ना कि फिर एक 9 एपिसोड में ही पूरे में आप, कैंडी वुड पे एक रिलीज़ हुई थी तो उसके 9 एपिसोड है, और 9 एपिसोड में मैं हर मतलब ऑलमोस्ट हर फ्रेम में हूँ। फिर मुझे एक फ़िल्म मिली, हालांकि शॉर्ट फिल्म है वो, एक 33 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म है, पीली मछली, जिसको शिवम होरा, एक बड़ा टैलेंटेड लड़का है, 22-24 साल का। मैं उससे कहीं एक ऐड के शूट पे मिला और हमारी ऐसे बातचीत हुई, और हम दोनों ही नोएडा में रहते हैं, वो भी नोएडा में रहता है, मैं भी नोएडा में रहता, तो ऐसे ही बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। और एक दिन अचानक मैं कहीं किसी ऐड के शूट से वापस आ रहा था, तो मैं कैब में बैठा हुआ, तो उसका मुझे फ़ोन आया कि सर मैं आपको ना एक स्क्रिप्ट सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे को हाँ यार, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं स्क्रिप्ट सुनाना चाहते हो, ठीक है। मैंने कहा हाँ यार मिलते हैं, बताओ कब। तो कहा सर मैं आपको लेने आ जाऊँगा, आप परसों फ्री हो क्या? तो मैंने कहा हाँ यार फ्री हूँ। तो बोले कि ठीक है मैं आपको लेने आता हूँ। तो वो आया मेरे पास मिलने, फिर हम मुझे वो कैफ़े में ले गए, हम वहाँ बैठे, तो उसने मुझे कहानी सुनाई। एक बंदा है जो कि फिल्म राइटर भी है, और वो उसकी अपनी एक ज़िंदगी भी है, पर्सनल लाइफ है, शादी है, वो मतलब बीवी बच्चे हैं उस तरीके, तो वो सब। तो उसने मुझसे बोला कि इसमें जो हीरो का जो रोल है, देव का जो कैरेक्टर, वो आपको देखकर मैंने लिखा है। अब आप यकीन करिए मतलब कि मुझे कैसा फील हुआ होगा कि चलो भले शॉर्ट फिल्म ही सही, हीरो तो आप बन गए ना। और सोने पे सुहागा ये हुआ कि उस फिल्म की
वो करीबन 33 शॉर्ट फिल्म की में उसने बहुत सारे फेस्टिवल्स में ट्रैवल किया और मुझे 2 जगह बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला उस फिल्म के। कि जैसे होता है ना कि 20 फिल्में आई होंगी, 20 में से 4 फिल्में सेलेक्ट हुई और 4 में से जो बेस्ट एक्टर होता है वो बेस्ट एक्टर मुझे उस फिल्म की वजह से मुझे 2 जगह बेस्ट, एक तो दादा साहब फाल्के 2021 में दादा साहब फाल्के मिला और एक ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल कुछ होता है इंटरनेशनल ग्लोबल, वहाँ पर भी मुझे बेस्ट एक्टर मिला। तो जिसे ये कहेंगे कि हीरो बनने का सपना भी पूरा हो गया। भले एक ठीक है वो मेरी एज का 50s में या 40s में वो कैरेक्टर है, लेकिन वो फिल्म का हीरो है सेंटर। वो फिल्म का नाम है पीली मछली, ZEE5 पे वो स्ट्रीम करती है। अगर आप ZEE5 की ऐप पे जाकर के डालेंगे पीली मछली तो वो फ्री में स्ट्रीम करती है। मैं कहूँगा कि आप लोग सब देखें, बहुत कमाल की फिल्म बनी है। तो राज जी आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा और आपने अपनी लाइफ की इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर करी। वो हर किसी की लाइफ में एक एक्सपीरियंस होता है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं और कभी कभी बहुत सारी कई जैसे आपने बहुत सारी बातें आपकी जर्नी से जो हमारे को बहुत सारी चीज़ें देखने को या सीखने को मिलती है कि हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज़ चाहते हैं। हमें लगता है कि हम जब हम बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम किसी अगर पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी चाह होती है कि हम इस टहनी तक पहुंच जाएं तो हम सेटिस्फाइड हो जाएंगे। बट जब हम उस टहनी पे पहुंच जाते हैं और हमें फिर हम सोचते नहीं यहाँ से तो ठीक है बट अब ये ऊपर वाली टहनी, तो सेम वही आपके साथ भी है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, थैंक यू। और मैं अपने देखने वाले दर्शकों को भी यही बोलूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम ऐसे गुणी कलाकारों को आपके साथ उनके विचार आपके साथ शेयर कर सकें, उनकी लाइफ की जर्नी आपके साथ शेयर कर सकें। और राज जी मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम का जो समापन है वो आप अपने अंदाज में अगर करें तो। ब्रजेश ने मेरे से शर्ट बदलवा दी। मैंने पहले एक ब्राइट कलर की शर्ट पहनी थी तो ब्रजेश ने कहा नहीं ये जिटर करेगी, तो मेरी शर्ट बदलवाई गई है। फिर मैंने इनकी पसंद से शर्ट पहनी, ये ब्रजेश की पसंद है, मेरी पसंद हटा दी गई। और मैं ब्रजेश को धन्यवाद देना चाहता हूँ या ब्रजेश को शुभकामनाएं मेरी तरफ से कि वो एक बहुत अच्छा मतलब मेरे बहुत सारे दोस्तों के इंटरव्यू इन्होंने किए हैं और उसी सिलसिले में एक दोस्त ने बोला ये मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं मतलब एक बहुत ही डिसेंट तरीके से ये इसको कंक्लूड करते हैं या इस कहानी का जो आपकी कहानी है उसको जिस तरीके से ये पिरोते हैं, बीच बीच में ब्रेक लेकर के बातचीत करते हैं, फिर ये कहते हैं हाँ सर ये रखेंगे ये नहीं रखेंगे। तो मैं अपने आप ब्रजेश के दर्शक या जो भी लोग इसको देख रहे हैं या जो इनके चैनल को यूट्यूब चैनल को देखते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि प्लीज़ इसको लाइक करें, वीडियो को देखें, शेयर करें और ब्रजेश के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।